हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक जैन और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं एडिशन ऑफ वेक्टर्स का, तो उसका एक तरह से ये पार्ट 2 है, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में पूरा हो नहीं पाया था। तो यहाँ पर अब अपन एडिशन ऑफ वेक्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। जिन्होंने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं। उसमें मैंने √a² + b² + 2ab cos थीटा का डेरिवेशन करवाया है और उसमें वेक्टर्स के एडिशन का मतलब क्या होता है वो समझाया है, ठीक है ना। कुछ प्रॉपर्टीज भी देखें। तो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते वक्त हम यहाँ पर एक चीज कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर कुछ लॉज होते हैं जो हमें बुक में पढ़ने को मिलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ और ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, मतलब मुझे तो कभी ये सिग्निफिकेंट लगा ही नहीं कि ऐसा हमें कहना क्यों है पैरेललोग्राम लॉ और ट्राइंगल लॉ। मुझे तो सिंपल सा ये लगता है कि हमें तो वेक्टर ऐड करना है ना, बस वेक्टर ऐड करो, क्यों इतने सारे नाम देने हैं। बट ठीक है, अब नाम भी दिए हुए हैं बुक्स में तो हमें उसको भी लेकर के चलना पड़ेगा। तो ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ दोनों एक ही है, एक तरह से देखा जाए तो उनमें कोई बहुत अंतर नहीं है। तो ट्राइंगल लॉ में क्या करते हैं हम, ट्राइंगल लॉ में हमने ये कहा कि भाई ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है ना, और दूसरा वेक्टर है सपोज बी वेक्टर, ये बी वेक्टर, ठीक है। एक के हेड पे दूसरे के टेल को रख दिया जाए तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनका रिजल्टेंट कैसा आ जाएगा, इनका रिजल्टेंट ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। ट्राइंगल की जो थर्ड साइड होगी, है ना। तो ये हो गया हमारा a + b, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर। यहां पर क्या हुआ, एक ट्राइंगल बन गया, तो ट्राइंगल बनने से ये ट्राइंगल लॉ कहलाया, ठीक है ना। एक वेक्टर के हेड पे दूसरे के टेल को रखो, जो तीसरी साइड होगी वो रिजल्टेंट दे देगी, तो एक तरह से ये ट्राइंगल लॉ हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ट्राइंगल बन गया। अब इसी को दूसरे तरह से कह देते हैं, कैसे कह देते हैं कि भाई ऐसा मत करो, ऐसे कर दो, यहां पर इसको ऐसे रख दो, ए वेक्टर को तो ऐसे रख दो, दिस इज ए वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर को ऐसे रखने के बाद बी वेक्टर को ऐसे रख दो, दिस इज बी वेक्टर, ठीक है, ये बी वेक्टर हो गया, है ना। अब ऐसे रखने के बाद अब क्या करना है हमको, यहां पर एक पैरेललोग्राम बनाना है इन दोनों साइड से। थोड़ा सा ही उधर चला गया, ठीक है ना, ये पैरेललोग्राम। जब हम दोनों के टेल को आपस में जोड़ के रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें इनका रिजल्टेंट इस डायगोनल से मिलेगा। तो यहां पर ये पैरेललोग्राम बन गया, इससे इसको हम कह देते हैं पैरेललोग्राम लॉ। r वेक्टर इज इक्वल टू a + b। अब असल में देखा जाए तो दोनों एक ही चीज है, कोई अंतर नहीं है। इस b वेक्टर को यहीं तो रखना पड़ा हमें फाइनली, है ना, हमने वेक्टर ना बना के साइड बना दी, ठीक है ना। तो ये बी वेक्टर यहाँ रखा और ये रिजल्टेंट आ गया। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही चीज है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना, बस नाम के लिए उनको नाम दे दिए, ठीक है। तो ये है। अब पॉलीगन लॉ क्या होता है, जब हम दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो ट्राइंगल तो बनेगा नहीं, है ना। पिछले वीडियो में हमने बनाया था, भाई देखो कि भाई जैसे ये मान लो कि ये ए वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर, ठीक है, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर, ठीक है। सी वेक्टर के बाद फिर क्या है, डी वेक्टर, ये मान लो डी वेक्टर है। ऐसे और भी कई सारे हो सकते हैं, ए बी सी डी, बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं। तो ये हमने कितने ले लिए, 4 वेक्टर ले लिए। इनको ऐड करना है, एक के हेड पर दूसरे का टेल, दूसरे के हेड पर तीसरे का टेल, तीसरे के हेड पर चौथे का टेल। अब उनसे क्या मिल जाएगा हमको, उनसे मिल जाएगा हमें ये वेक्टर। ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर r इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और प्लस डी वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये हो गया हमारा, ये पॉलीगन बन गया। तो इसको क्या कहा जाएगा, पॉलीगन लॉ। अब ये इससे आगे बढ़ते हुए, ठीक है ना, तो ये बस नाम के लिए, कोई ऐसे पूछता नहीं भाई ट्राइंगल लॉ क्या होता है, पैरेललोग्राम, खासतौर से मतलब जेई में तो कोई नहीं पूछता, जेई नीट में तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछेंगे नहीं, है ना। बोर्ड वगैरह में कहीं कहीं थोड़ा ऐसा पूछ लेते हैं नाम से। अब यहाँ पर अगर बात करें
तो हमने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ, 2 स्टेटमेंट लिखे हुए, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। देखो, अगर आप लोग वाकई सेलेक्ट होने के लिए पढ़ रहे हो, नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो आपको साथ के साथ नोट्स बनाने चाहिए। और जो भी कोई मैं जो कुछ भी करता हूँ, डेरिवेशन करता हूँ या क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, तो उसको साथ में सॉल्व करना चाहिए, तभी वीडियो देखने का पूरा फायदा। अदरवाइज तो जस्ट हम बस ये देख रहे हैं कि भाई वीडियो में क्या है, कैसा पढ़ा है, उससे कुछ नहीं होने वाला है ना। हमारा सिलेक्शन तब होगा जब हम खुद पेन चलाएंगे कॉपी में, ठीक है ना, डेरिवेशंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब जाके होगा, ठीक है ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है 2 वेक्टर्स एंड देयर रिजल्टेंट आर ऑलवेज कोप्लेनर बिकॉज दे कैन बी अरेंज्ड ऑन अ ट्राइंगल। जैसा कि अभी हमने एक ट्राइंगल बना करके उसको अरेंज किया था। तो जैसे कि मान लो ये ए वेक्टर है, ठीक है ना, जैसे मर्जी कुछ भी कर लो, ए वेक्टर और बी वेक्टर, 2 वेक्टर का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूंगा, ठीक है ना, तो 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालूंगा तो ये ए वेक्टर है, ये कोई बी वेक्टर है, ठीक है ना। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसा आ जाएगा। तो तीनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, तीनों मिलकर के एक ट्राइंगल बना रहे हो। ट्राइंगल हमेशा कैसा होता है, ट्राइंगल हमेशा कोप्लेनर ही होता है। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है ना। तो ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल हमेशा हमेशा कोप्लेनर होगा। और 2 वेक्टर और उनके रिजल्टेंट को हम एक ट्राइंगल पे अरेंज कर सकते हैं, इसलिए भी कैसे होंगे, कोप्लेनर होंगे। तो बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, बट फिर भी इससे रिलेटेड कई बार स्टेटमेंट का क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो हमें याद होना चाहिए कि 2 वेक्टर्स एंड देयर रिजल्टेंट आर ऑलवेज कोप्लेनर। 2 से ज्यादा वेक्टर का अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो जरूरी नहीं कि वो कोप्लेनर है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि तीसरा कोई वेक्टर जो है वो ऐसे आउट ऑफ द प्लेन भी हो सकता है। जैसे मान लो बी के आगे सी वेक्टर ऐसा रख दिया हमने, ठीक है ना, बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ रख दिया तो वो कोप्लेनर नहीं रहा। अब रिजल्टेंट ऐसा आएगा और ये वेक्टर ऐसा है, तो ये कोप्लेनर नहीं रहा। चलो, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, सरल भाषा में बात करें तो उल्टा सीधा एक समान। उल्टा सीधा एक समान का मतलब क्या है, थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। डायग्राम से भी समझेंगे। और फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, जैसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम से हमें ज़्यादा अच्छे से फील होगा कि भाई कम्यूटेटिव का मतलब क्या है, क्यों हम वेक्टर एडिशन को कम्यूटेटिव कह सकते हैं, या अगर नहीं कहना होता तो क्यों नहीं कहते, ठीक है। तो ये हमने बना दिया सपोज ए वेक्टर, ठीक है, दिस इज ए वेक्टर। अब ए वेक्टर के बाद मैंने बनाया बी वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, ठीक है। अब दूसरे बार मैंने क्या किया, दूसरे बार मैंने पहले बनाया बी वेक्टर, ये बी वेक्टर, और उसके बाद मैंने बनाया ए वेक्टर, ठीक है, ये ए वेक्टर। अब यहां पर देखो, पहले ए पर चल रहे हैं फिर बी पर चल रहे हैं, तो कायदे से देखा जाए तो इसका मतलब है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। और यहां पहले बी पर चल रहे हैं फिर ए पर चल रहे हैं, इसका मतलब है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ठीक है। दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है ना। a प्लस बी का मतलब ये है, पहले मैं a पर चलूंगा फिर b पर चलूंगा। b प्लस a का मतलब है पहले b पर चलूंगा फिर a पर चलूंगा। अब यहां पर अगर देखें तो a प्लस बी और b प्लस a दोनों कैसे आएंगे, सेम आएंगे। थोड़ा बहुत बनाने में हो सकता है वो सेम ना बने हो, पैरेलल ना बने हो, है ना। लेकिन अगर हम बिल्कुल नाप करके बनाएंगे, बिल्कुल इसके बराबर इसको बनाएंगे, इसके बराबर इसको बनाएंगे, तो दोनों बिल्कुल सेम आएंगे, एग्जैक्टली सेम आए नहीं है वो। तो देखो क्या करो, इसको इधर शिफ्ट करके रख दो, यहाँ पर इधर शिफ्ट करके रख देंगे, तो जैसे हम इसको शिफ्ट करके रखेंगे तो क्या होगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। पैरेललोग्राम की ये दोनों साइड कैसी होंगी, पैरेलल भी होंगी और बराबर भी होंगी। तो 2 वेक्टर जो हैं हमारे a प्लस बी और b प्लस a, वो सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, सेम मैग्नीट्यूड के हो जाएंगे। इक्वलिटी के लिए यही हमको चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ a वेक्टर
प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ठीक है भाई, है ना। तो ये है कम्यूटेटिव का मतलब, है ना। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि कितने भी वेक्टर हमको ऐड करने हो, हम किसी को भी पहले किसी को भी बाद में अरेंज कर सकते हैं, चाहे वो हमें कैसे भी दिए हुए हों, किसी भी ऑर्डर में दिए हुए हों, हम अपने मर्जी से उनका ऑर्डर बदल सकते हैं ड्यूरिंग फॉर द सेक ऑफ एडिशन। ठीक है ना। तो इस तरह से इसको हम याद रखेंगे कम्यूटेटिव लोग। तो कम्यूटेटिव ऐसा नहीं कि जस्ट ऐसे पूछेंगे कि भाई कम्यूटेटिव होता है कि नहीं होता, नहीं, उसकी ज़रूरत पड़ती है हमको। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। चलो आगे बढ़ते हैं अब अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पर हमें कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं। मैं इसको हटा देता हूँ, पहले इरेज कर देता हूँ। दो वेक्टर के रिजल्टेंट की जब बात कर रहे हैं, तो दो वेक्टर के रिजल्टेंट की बात जब कर रहे हैं तो देखो क्या कह रहे हैं, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज नियरर टू बिगर वेक्टर एंड फार्दर फ्रॉम स्मॉलर वेक्टर। दो वेक्टर हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, मैग्नीट्यूड में डिफरेंट है। ठीक है ना। उसको थोड़ा समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि भाई जैसे ये है, ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये जो है हमारा बी वेक्टर है, या मैं ऐसे बना देता हूं बी वेक्टर को, ठीक है, इस तरह से, है ना। अब इस तरह से बी वेक्टर बनाने के बाद इसका जो रिजल्टेंट आने वाला है, इसका रिजल्टेंट कैसा आने वाला है, इसका रिजल्टेंट आएगा कुछ ऐसा। ये रिजल्टेंट है, ठीक है ना। अब हम ये कह रहे हैं कि यहां पर दो एंगल बनेंगे ऐसे। ये जो दो एंगल बनेंगे, तो अगर a बड़ा हो, मान लो a जितना बड़ा होगा तो ये रिजल्टेंट ऐसे ऐसे a के नज़दीक आता जाएगा, तो a के साथ एंगल डिक्रीज होते जाएगा। अगर b बड़ा होगा तो ये रिजल्टेंट ऐसे b के तरफ जाता जाएगा। जैसे मान लो अगर मैं इसको और बड़ा कर दूं, ठीक है ना, इस वेक्टर को और बड़ा कर दिया जाए, आगे और बढ़ा दिया जाए ऐसे, ठीक है। तो जब मैं इसको ऐसे इंक्रीज कर दूंगा तब क्या होगा, तब होगा कि ये ऐसा होगा, ठीक है, ये ऐसा रिजल्टेंट हो जाएगा। तो b को जब हमने इंक्रीज किया, b का मैग्नीट्यूड बढ़ाया, तो रिजल्टेंट b के तरफ शिफ्ट हो गया। बस यही हम कह रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि a के साथ बनने वाला एंगल अल्फा है और b के साथ बनने वाला एंगल बीटा है। अब मैं ऐसा कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, मैं क्या कह सकता हूं, इफ mod a is equal to mod b, then अल्फा इज इक्वल टू बीटा। अगर mod a और mod b दोनों बराबर हैं तो अल्फा और बीटा कैसे होंगे, इक्वल होंगे। उसके बाद इफ mod a इज ग्रेटर देन mod b, a बड़ा है, अगर a बड़ा है तो रिजल्टेंट a के पास होगा, तो रिजल्टेंट a के पास होगा तो क्या होगा, अल्फा छोटा हो जाएगा, देन अल्फा इज लेस देन बीटा, ठीक है ना। फिर इफ mod a इज लेस देन mod b, देन अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, क्योंकि b बड़ा है तो b के पास होगा, b के पास होगा तो बीटा छोटा होगा। तो ये चीज हमको याद रखनी है। कई बार इसकी हमें जरूरत पड़ जाती है, भले ही मैथमेटिकली ना पड़े, लेकिन कई बार हमें जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो अगर हमें ये चीज़ ध्यान रहे तो इससे हमें कई बार पता लग जाता है कि हमने गलत किया है कि सही किया है। कई बार इससे ही हमें आंसर मिल जाता है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एडिशन में क्या क्या है। तो अब आगे हमारे पास इफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज जीरो,
अगर दो वेक्टर्स का, है ना, या दो से ज़्यादा वेक्टर्स का सम कैसा है, 0 है। इफ 2 और मोर वेक्टर्स, है ना, तो वो मिलकर के क्या बनाएंगे, क्लोज लूप बनाएंगे। क्योंकि मैंने बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि भाई वेक्टर एडिशन का मतलब क्या है, एक पर चलो, फिर दूसरे पर चलो, फिर तीसरे पर चलो, और अगर उन सब पर चलने का नतीजा नहीं चलने जैसा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो देखते हैं तो इसका मतलब क्या है, रिजल्टेंट 0 का। अब देखो, अब रिजल्टेंट जब 0 आएगा, पहली चीज तो रिजल्टेंट 0 लाना है हमें अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स का, तो कम से कम दो वेक्टर चाहिए। एक तो है कि वो खुद ही 0 हो जाए, तब तो फिर रिजल्टेंट 0 आ ही जाएगा। नॉन जीरो वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 चाहिए, तो कम से कम दो वेक्टर्स चाहिए। तो कम से कम दो वेक्टर्स चाहिए, तो फर्स्ट केस हो सकता है कि फर्स्ट केस में हम दो वेक्टर्स लें, तो दो वेक्टर्स लेंगे, ऐसे मान लो ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ठीक है। यहां पर ए और बी का रिजल्टेंट कितना आ गया, 0 आ गया। ए प्लस बी कितना आ गया, 0 आ गया, है ना। एक उधर ले गया, दूसरा इधर ले आया। ये कैसा है, क्लोज लूप है। तो क्लोज लूप तो बनना ही है। उन पर चलने का नतीजा कैसा होगा, नहीं चलने जैसा होगा। ए पर चले फिर बी पर चले, दोनों पर चलने का नतीजा कैसा हुआ, नहीं चलने जैसा हुआ। यहां से चले थे फिर वापस लौट के आ गए, तो दोनों पर चलने का नतीजा क्या हुआ, नहीं चलने जैसा हुआ। अब सेकंड है, 2 डायमेंशनल लूप हो सकता है। कैसे हो सकता है 2 डायमेंशनल लूप, कि भाई कोई ऐसे चला ए पर, दिस इज ए वेक्टर, है ना, फिर कोई ऐसे चला बी वेक्टर, ठीक है ना, और फिर ऐसे चला सी वेक्टर। तो इनका भी नतीजा क्या हो गया, 0 हो गया। तीनों पर चलने का नतीजा नहीं चलने जैसा हो गया, ठीक है ना। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट में क्या करना है हमको, तो अब हम देखते हैं 3 डायमेंशनल लूप, है ना। कभी 3 डायमेंशनल लूप भी बन सकता है। तो 3 डायमेंशनल लूप कैसे बनेगा, उसको ऐसा करते हैं अपन, यहाँ ना बना करके यहाँ बनाते हैं, ठीक है ना। देखो सबसे पहले मैं जरा यहाँ पे एक क्यूब बना देता हूँ। वो क्यूब हमें थोड़ा हेल्प करेगा ये समझने में कि भाई ये 3 डायमेंशनल लूप बना है। तो ये हमने क्यूब बना दिया। ठीक है, इस तरह से ऐसा, ठीक है ना। ये क्यूब है। अब 3 डायमेंशनल लूप हम समझना चाहते हैं, भाई जो वेक्टर्स हैं, है ना, क्या कभी उनका रिजल्टेंट 0 तो 3 डायमेंशनल लूप बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। जैसे कि मान लो एक वेक्टर है, ऐसे गया, ये ए वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर के बाद ये बी वेक्टर, ठीक है। बी वेक्टर के बाद फिर ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई वेक्टर आ जाए, है ना, ये बाहर की तरफ आ गया, तो ये कौन सा हो गया, सी वेक्टर हो गया। और फिर क्या हुआ, फिर और ऐसा एक वेक्टर आ गया बॉडी डायगोनल, है ना, डी वेक्टर। तो इस तरह से 3 डायमेंशनल लूप बन सकता है। लेकिन 3 डायमेंशनल लूप के लिए कम से कम 4 वेक्टर चाहिए, उससे कम में नहीं बन पाएगा। 3 वेक्टर मिलके 0 करेंगे, तो 3 वेक्टर मिलके 0 करेंगे तो ट्राइंगल पे अरेंज हो जाएंगे, तो वो तो कोप्लेनर हो जाएगा। तो 3 डायमेंशनल लूप तभी बन पाएगा जब 3 से ज़्यादा वेक्टर होंगे, 4 वेक्टर होंगे, है ना। तो इस तरह से ये कितने भी डायमेंशन में 1D 2D 3D लूप बन सकते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि भाई
मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए हैं जिनमें इक्वेशन लिखनी। कई बार ऐसे हमें डायग्राम बना करके दिया होता है और उस डायग्राम में पूछा होता है कि इसकी इक्वेशन लिखो। तो इसकी इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या करना होगा वो जरा अपन समझते हैं। तो ये ABCDEF ऐसे कुछ वेक्टर दिए हैं। अब ये जो वेक्टर दिए हैं इन वेक्टर्स के लिए मुझे इक्वेशन लिखनी है। तो उसका एक तरीका होता है, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, जहाँ से मर्जी स्टार्ट कर दो। जैसे सपोज मैं इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस पॉइंट से स्टार्ट करके मैं चाहूँ तो ऐसे जा सकता हूँ और मैं चाहूँ तो ऐसे जा सकता हूँ। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो मैं इस तरह से जाके इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से जा करके, है ना। इन सब पर चलने का नतीजा नहीं चलने जैसा होगा, रिजल्टेंट 0 होगा। तो फाइनली मैं इक्वेट करके 0 से लिख दूंगा, है ना। अब जिस वेक्टर के डायरेक्शन में जाऊंगा उसको तो प्लस लिखूंगा, जिस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा उसको माइनस लिखूंगा। जैसे यहां से यहां गए, तो यहां से यहां गए तो हम लिखेंगे प्लस ए वेक्टर। फिर बी के डायरेक्शन में ही चल रहे हैं तो प्लस बी वेक्टर, ठीक है ना। फिर अब सी से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, सी तो ऐसे जाने को कह रहा है लेकिन हम कैसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो माइनस सी वेक्टर। फिर डी वेक्टर कैसा है, डी के डायरेक्शन में गए तो प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर और माइनस एफ वेक्टर। ये कैसा आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है भाई, है ना। ऐसे इसकी इक्वेशन लिखी जा सकती है। अगर कोई कहे कि नहीं मैं तो उल्टे डायरेक्शन में चल के इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा कह सकता है कि भाई मैं तो ऐसे जाऊंगा, ठीक है, ऐसे चले जाओ। तो एफ के डायरेक्शन में गए तो प्लस एफ वेक्टर, फिर माइनस ई वेक्टर, ठीक है, माइनस डी वेक्टर, डी के भी अपोजिट में चले, प्लस सी वेक्टर, ठीक है, माइनस बी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये दो इक्वेशन लिखी जा सकती हैं। सब में ऐसे दो तरह से लिख सकते हैं, है ना। हमारी इच्छा हो जैसे लिख दें, हमारी इच्छा हो जहाँ से शुरू कर सकते हैं। कोई चाहे मैं यहाँ से शुरू करूँगा, कोई कहीं यहाँ से, जहाँ से मर्जी शुरू कर दो, बस जहाँ शुरू करोगे वापस वहाँ पहुँचना है, क्लॉकवाइज घूम के या एंटी क्लॉकवाइज घूम के। अब इसके लिए मैंने स्टार्ट किया सपोज यहाँ से, ऐसे 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 और इस तरह से चले गए, तो प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां पर ऐसा होगा, ठीक है ना। ए पर उल्टा चल रहे हैं तो माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और माइनस डी वेक्टर इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर, ठीक है ना। एक और बच रहा है, उसको भी देख लेते हैं। तो फिर यहीं से शुरू कर रहे हैं हम, ऐसे चले जाते हैं तो प्लस ए वेक्टर, ठीक है ना। फिर उसके बाद कौन है, ई वेक्टर है तो प्लस ई वेक्टर, है ना, प्लस डी वेक्टर, लेकिन सी पर उल्टा चल रहे हैं तो माइनस सी वेक्टर, बी पर भी उल्टा चल रहे हैं माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। उसके बाद एक बार जब इक्वेशन बन जाएगी तो इनको अरेंज भी कर सकते हैं, किसी को हम LHS में ले जा सकते हैं, किसी को RHS में ले जा सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शन हमें कैसा दिया है, ठीक है। तो अब इसके आगे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, उसको हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का है, उसमें हमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अभी तक हमने इनमें ज़्यादा कैलकुलेशन की नहीं है। तो अब मुझे एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया है देखो। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मॉड ए कितना है 5, मॉड बी कितना है 2, थीटा है 60 और रिजल्टेंट हमको बताना है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, आर वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट, ठीक है। तो ए कितना है, ए स्क्वायर हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2 और cos 60, ऐसा हो जाएगा। तो यहां से मुझे मिलेगा 25 प्लस 4 प्लस ये कितना हो गया 40 नहीं 20, है ना, 2 5 10 20 और 1/2 अंडर रूट
ठीक है, 2 और 2 कैंसिल हो गया, 10 और 29 39, तो ये √39 आ जाएगा। ठीक है भाई, है ना, दिस इज √39, तो ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। तो आगे बढ़ते हुए ये क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन आया नहीं, ठीक है। 2 vectors and their resultant are equal in magnitude, find the angle between vectors। तो दोनों वेक्टर के बीच में हमें एंगल बताना है। क्या कह रहे हैं, जैसे 2 वेक्टर हैं, मान लो कि 2 वेक्टर हैं, कौन कौन से, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो हमें कह रहे हैं कि मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी इज इक्वल टू मॉड आर, ऐसा कह रहे हैं। मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी इज इक्वल टू मॉड आर, और इस सब को मैं मान लेता हूं x। तो मैं क्या लिखूंगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, x और x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये है ना, यहाँ से 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है, या पहले एक और स्टेप में लिख देता हूँ, किसी को हो सकता है डाउट आ जाए, नहीं तो ऐसा। ठीक है, और यहाँ से जाएगा 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1, cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, और यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ये सोचने वाली बात है, मुझे तो दिख रही है, जिनको नहीं दिख रहा मैं दिखाता हूँ। तो ये हमने बनाया cos थीटा का ग्राफ। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है ना, ये cos थीटा कहाँ तक बनाना है, 180 तक ही बनाना है, क्योंकि 180 से आगे तो वेक्टर में होता ही नहीं है। कितना चाहिए मुझे, -1/2। तो पक्की बात है कि 90 से बड़ा एंगल आएगा, क्योंकि cos की वैल्यू में कितनी चाहिए, -1/2। अब -1/2 के लिए सबसे पहले देखो कि भाई 1/2 होता कहाँ पर है, तो 1/2 यहाँ पर होता है 60 डिग्री पर। तो अगर ये 60 पर 1/2 मिल रहा है, तो इधर देखें यहाँ पर -1/2 मिलेगा हमको, है ना। तो अब इधर से 60 और इधर से 60, 180 में 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें हमें कहा है, क्या कहा है, पढ़ते हैं क्या लिखा है उन्होंने। तो इन्होंने कहा है कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड x एट एन एंगल थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा काम आता है ये, क्योंकि बहुत सारे जगह पर फिजिक्स में हमें देखने को मिलता है 2 सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं और उनसे कुछ वेक्टर आ रहा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। असल में इसको हम क्वेश्चन कह दें, थ्योरी कह दें, ठीक है ना, क्वेश्चन के सेंस में ले लो, थ्योरी के सेंस में ले लो, दोनों तरह से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लो कि ऐसा एक वेक्टर है ये, ठीक है ना, और दूसरा वेक्टर ऐसा है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, मैं सिमेट्रिकली उनको बना रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल से सिमेट्री लेते हुए। ठीक है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड भी x है और इसका मैग्नीट्यूड भी x है। ठीक है, अब इनके बीच में है कुछ एंगल थीटा, मुझे चाहिए इनका रिजल्टेंट, है ना, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, वो उन्होंने दिया हुआ है, और मैग्नीट्यूड x है, इनका रिजल्टेंट मुझे चाहिए। तो बायसिमेट्री में कह सकता हूं, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर दोनों सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कहां पर आता है, एंगल बाइसेक्टर पर आता है। तो इनका जो रिजल्टेंट आना है वो किस पर आना है, वो एंगल बाइसेक्टर पर आना है। ठीक है, इस तरह से एंगल बाइसेक्टर पर इनका रिजल्टेंट आना है। तो अब वो जो रिजल्टेंट आएगा वो यहां से θ/2 पर होगा और यहां से भी θ/2 पर होगा। ठीक है ना, तो अब उसको सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं हम, उसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका तो हमारे पास सिंपल सा है ही सही। कौन सा तरीका, r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो a कितना है हमारा x स्क्वायर, b भी है हमारा x स्क्वायर
प्लस 2ab, वो भी x और x हैं, तो x स्क्वायर कॉस थीटा, ये आ जाएगा। इसका अंडर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का अंडर रूट। अब 1 प्लस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 2x स्क्वायर 1 कॉस थीटा को लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। ठीक है, 1 और 1 कैंसिल हो गया, यहाँ से आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, x बाहर आ जाएगा और कॉस थीटा बाय 2 भी बाहर आ जाएगा, है ना। 2 भी 2 बार है तो रूट लेने पर 1 बार रह जाएगा, x भी 2 बार है तो वो भी कैसा रह जाएगा, x स्क्वायर का x बन जाएगा, कॉस स्क्वायर का कॉस बन जाएगा, ये आ गया। दूसरे तरह से इसको कर सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं, एक और तरीका यहाँ पर हो सकता है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण तरीका है जो हमें काम आता है। हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया 2 वेक्टर में, जिनको हम कंपोनेंट करना कहते हैं। हालांकि इस वीडियो से पहले मैंने कंपोनेंट बताया नहीं, आगे की वीडियो में बताऊंगा, बट जो हमने रिजल्टेंट का डेरिवेशन किया था तो उसमें हमने एक काम किया था कि यहाँ ऐसा और ऐसा किया था, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई इसको मैं ऐसे लिख दूं और ऐसे लिख दूं, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा x साइन थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा x कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। फिर इसके भी 2 टुकड़े हो जाएंगे, है ना, इसके 2 टुकड़े कर दिए हमने, है ना। अब इसके 2 टुकड़े कैसे होंगे, एक टुकड़ा इधर हो जाएगा, ठीक है, और एक टुकड़ा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x साइन थीटा बाई 2 x कॉस थीटा बाई 2, ठीक है ना। अब ये वाला और ये वाला एक दूसरे के अपोजिट है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे कौन, ये दोनों। तो इन दोनों से मुझे मिल जाएगा x कॉस थीटा बाई 2 x कॉस थीटा बाई 2, दोनों मिलकर के बना देंगे 2x कॉस थीटा बाई 2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दोनों में से जो मेथड हमको अच्छा लगे उससे कर सकते हैं, पर कुछ दिन बाद तो हमें इससे ही करना पड़ेगा, इस मेथड से हम बच नहीं सकते, ना ही उससे बच सकते हैं। कभी उसकी ज़रूरत पड़ती है हमें कुछ क्वेश्चंस में इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। इसको और डिटेल में जब हम कंपोनेंट पढ़ लेंगे तो और डिटेल में हम देखेंगे कि इसको हम और कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे वेक्टर जब ऐड करने होते हैं तो इसी तरह से किए जाएंगे, उस तरह से हम नहीं कर पाएंगे, वो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूँ, बट जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है अभी वेक्टर्स का, अभी यहाँ पर वेक्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो और कुछ वीडियोस अभी आगे मिलेंगे आपको, है ना। वहाँ से आप बाकी वेक्टर्स का जो थ्योरी है वो देख सकते हैं और न्यूमेरिकल्स भी देख सकते हैं। बाय।